नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों को जो इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं, आप सबका स्वागत है। आज हम बहुत अहम मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे साथ चर्चा करने के लिए अलग अलग आंदोलन के जो चेहरे हैं, जो कड़ियां एक ही हैं हमारे लोकतंत्र की, जो विविध कड़ियां हैं लोकतंत्र की, अलग अलग जगहों से वे आज जुड़ रही हैं। सबसे पहले संक्षेप में मैं दो तीन चीजें आपके साथ रखना चाहूंगी कि ये जो पूरा अभियान चल रहा है अनहद की तरफ से, अनहद ने जो पूरी वेब सीरीज डिस्कशन की शुरू की है, मुझे लगता है कि ये शायद सबसे सुलगते हुए सवाल के इर्द गिर्द है। बहुत सीधा सा सवाल है आपसे, हमसे और इस पूरे मुल्क से, अपने वतन से जिससे हम बेइंतहा प्यार करते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक अपील के साथ बातचीत संवाद का ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है अनहद ने, और बातचीत सिर्फ इस पर है कि नफरत जो हमारे चारों तरफ फैली हुई है, उस नफरत को छोड़ने की अपील है, उस नफरत को दफन करने की अपील है। और यह नफरत बुनियादी तौर पर हमारे देश के खिलाफ है, हमारे देश के संविधान के खिलाफ है। हमारे देश के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए ये नफरत का जो सैलाब है, ये हमारे चारों तरफ सुनाई देता है। ये सैलाब ऐसा है जिसमें एक तरफ हमें दिखाई देता है कि मीडिया है, जो अभी अभी हमारा जो पूरा त्योहार का मौसम चल रहा है देश भर में, हमारे जो त्योहार, जो अमन प्रेम, अलग अलग नृत्य, अलग अलग बोलियों के त्योहार हैं, अलग अलग जबानों के त्योहार हैं। आप देखिए कि उन त्योहारों तक को जो भारत का कॉरपोरेट मीडिया है, जिसे आप मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उन सब ने किस तरह से इन त्योहारों तक को नफरत में, नफरती उन्माद में झोंक दिया है। कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत का मुस्कुराता हुआ चेहरा, भारत का चहचहाता हुआ चेहरा जो इन तमाम त्योहारों में, फेस्टिवल में दिखाई देता है, उनमें इस तरह की नफरत भूली जा सकती है। इस तरह से बर्बर पिटाई की वीडियोस, फोटोज पुलिस के सामने मौजूदगी में किया जा सकता है। यानी कोई भी जीवन का ऐसा स्पेस, ये जो नफरती उन्माद है, इसे भड़काने वाली जो तमाम सत्ता है, वो एक इंच भी हमारे मुल्क में ऐसा नहीं छोड़ना चाहते जहां हम और आप नफरत के अलावा प्रेम, भाईचारे, अमन, बंधुत्व की बात कर सके, जहां महिलाएं सामूहिकता में बाहर आकर दावेदारी कर सके अपने अधिकारों की। ये जो माहौल पूरा बन रहा है, यह माहौल दरअसल देश को बिल्कुल दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश है, साजिश है कि हमारे देश का जो बुनियादी स्वभाव है, जो आज तक हम देखते आए हैं, 75 साल की जो पूरी की पूरी जर्नी है आजादी की, उसको पूरी तरह से ध्वस्त करके एक ऐसे देश में तब्दील कर दिया जाए जहां मर्दवादी सोच हावी हो, जहां पितृसत्ता सोच हावी हो, जहां जातिवाद, जाति की जो गंदगी है वो हावी हो, और निश्चित तौर पर जो सांप्रदायिक उन्माद है, सांप्रदायिकता है अल्पसंख्यकों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज इस वेबिनार में उन आंदोलन से जुड़े हुए चेहरे भी हमारे साथ हैं, जिन आंदोलनों को बिल्कुल, जिनका दानवीकरण करके, जिनको निशाने पे बनाकर, जिनको विकास विरोधी बताकर, एक तरफ किसान आंदोलन को हमने देखा कि किसान आंदोलन किस तरह से उसने चुनौती दी, अपने बलबूते खड़ा हुआ, कॉर्पोरेट मीडिया को, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट को बहुत तगड़ा उसने चैलेंज दिया। वो उस आंदोलन तक को बदनाम करने की कोशिश किस तरह से की गई। आज भी जब हम बात कर रहे हैं 2022 में, अनगिनत आंदोलन जो देश में चल रहे हैं, उन सब के ऊपर जिस तरह से तमाम एजेंसियों को खोल दिया गया है, उनको विंडिक्टिव बनाया जा रहा है, उनके बारे में अलग ढंग का दुष्प्रचार किया जा रहा है। यानी लोकतंत्र के जितने स्पेसेस हैं, डेमोक्रेसी के जितने स्पेसेस हैं, उनको नेस्तनाबूद करना, उनको खत्म करना, और जो कुछ आजादी तमाम वंचित सेक्शंस ने पाई थी, जिसकी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है। हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि कम से कम एक कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पर आप जा सकते हैं, जहां पर आप दरवाजा खटखटा सकते हैं, तमाम तरह के अधिकार मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं तो आप गुंजाइश पा सकते हैं। उन सब चीजों को खत्म करने की जो साजिश है, वो किस तरह से देश में दिखाई दे रही है, और उसके खिलाफ जो आवाजें हैं, जो नारीवादी आवाजें हैं,
जो जमीन से उठी आवाजें हैं, जो नागरिकता पर अपनी दावेदारी करने वाली आवाजें हैं, यानी जो लोकतंत्र को बचाने वाली आवाजें हैं, वे इस पूरे चैलेंज को कैसे देख रही हैं। ये जो फासिस्ट ऑनस्लॉट है, देश को एक हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने की जो पूरी की पूरी साजिश चल रही है, देश को तोड़ने की जो साजिश चल रही है, इस पूरी प्रक्रिया को किस तरह से देखा जाए, इसके खिलाफ किस तरह से बड़े पैमाने पर बातचीत होनी चाहिए, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़नी चाहिए, इसकी कोशिश ये जो आज हम अपनी चर्चा में अलग अलग आंदोलन, अलग अलग इलाकों से जो लोग जुड़े हैं, उनसे हम सुनेंगे कि वे किस तरह से देख रहे हैं। जब हम बात करते हैं कि नफरत को भारत में दफन करना है, संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, ये जो बुनियादी मांग है, शायद एक दशक पहले, 10 साल पहले तक कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि हम ये बात करेंगे कि नफरत छोड़ो, लिंचिंग नहीं होनी चाहिए, मारपीट नहीं होनी चाहिए, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास ऐसे विजुअल्स हैं जो अभी हाल में पूरा नवरात्र और गरबा हुआ, गुजरात में हुआ, जहां पर हमने देखा कि मीडिया कर्मी खुद ही बोल रहे हैं कि ये जब पुलिस वाला पीट रहा है तो कि ये गरबा डांडिया की जा रही है, पुलिस की मौजूदगी में जब मुसलमानों को पीटा जा रहा है, बिल्कुल बर्बरता वाला जो सलूक किया जा रहा है। तो ये जो तमाम सवाल हैं भारतीय लोकतंत्र के, सुलगते हुए सवाल हैं, जलते हुए सवाल हैं, और भारतीय लोकतंत्र जिस एक बहुत ही क्रूशियल जंक्चर से जो गुजर रहा है, उन तमाम सवालों से आज हम अपने तमाम जो पैनलिस्ट हैं उनके साथ हम रूबरू होंगे। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी शबनम को, शबनम हाशमी को, जिन्होंने पूरी की पूरी वेब सीरीज तमाम दोस्तों के साथ तैयार की है, कि आप ये बताएं कि किस तरह से आपने इसे देखा है, इसे आगे बढ़ा रहे हैं, लंबी प्रक्रिया है ये। शबनम, आप अपनी बात रखें। जी शुक्रिया भाषा। असल में इसकी वेब सीरीज की शुरुआत एक पूरे और कैंपेन से, एक अभियान से शुरू होती है, जो मेधा पाटकर, डॉक्टर सुनीलम, तुषार गांधी, गुड्डी, फिरोज, मीठी बोरवाला और काफी और जीजी पारिक वगैरह ने एक इसी अभियान का नाम से इन्होंने कॉल दी कि ये पूरे देश में नफरत छोड़ो संविधान बचाओ के नाम पे एक अभियान चलाया जाए। इस अभियान का स्वरूप ये है कि ये एक बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड अभियान है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितनी भी अलग अलग संस्थाएं हैं जो संविधान में यकीन रखती हैं, जो नफरत के खिलाफ आवाज उठाती हैं, या जो बाकी सारे मुद्दों पे, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो औरतों का हो, दलितों का हो, वर्कर्स का हो, इन सारे अलग अलग मुद्दों पे काम करने वाली संस्थाएं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे साथ आए और वहां पे 75 किलोमीटर की यात्रा निकालें। 75 इसलिए कि हम 75वां साल मना रहे हैं अपनी आजादी का। तो ये कोई प्रक्रिया 2-3 महीना पहले शुरू हुई थी। उसमें हम लोगों को ऐसा लगा, अनहद और सतर्क नागरिक संगठन, ये हम दोनों की जॉइंट पहल है, कि हम शायद पूरे देश के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन सोशल मीडिया में और ऐसे बहुत सारे लोगों को जोड़ने के लिए साथ, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर नहीं भी काम कर पा रहे तो यहाँ पे आके अलग अलग मुद्दों पे बातचीत कर सके। तो चाहे वो संविधान का हो, जितने भी मुद्दे इस पूरे कैंपेन में उठाए जा रहे हैं, उन सभी मुद्दों को हमने ये फैसला किया कि 2 अक्टूबर से लेके और 10 दिसंबर तक, जब तक ये पूरा जमीन पे कैंपेन चलेगा, हम हर हफ्ते सैटरडे को 5 बजे ये वेबिनार्स करेंगे। और ये सतर्क नागरिक संगठन और अनहद मिलके कर रहा है। और हमारी कोशिश है कि जो जमीन पे अभियान चल रहा है उसको एक उसके आसपास जितने मुद्दे हैं, देश के सामने जितने मुद्दे हैं, उनको एक बौद्धिक लेवल पे, एक आइडियोलॉजिकल लेवल पे उस पे बातचीत हो सके। और इसीलिए आज का जो टॉपिक है वो सारे जो पीपल्स मूवमेंट्स हैं फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या संवैधानिक अधिकारों के लिए जन आंदोलन। आज हम 4 जन आंदोलनों की बात कर रहे हैं, जिसमें किसानों का है, जिसमें पूरा जंगल जमीन का और बड़े डैम्स के खिलाफ की लड़ाई है, सीए एनआरसी है, और महिलाओं का आंदोलन है। तो ये 4 स्पीकर्स अलग अलग आंदोलनों में जो जुड़े रहे हैं, जो उनके नेता रहे हैं, वो अपनी बात रखेंगे। और उसके साथ साथ हमारे साथ
प्रतिरोध के गीत और कविताएं, वो दोनों भी साथ में इसके चलेंगे। तो ये हर हफ्ते हर सैटरडे को होता रहेगा। और जहां तक हम लोगों का ताल्लुक है, हमने ये तय किया है कि दिल्ली का जो कार्यक्रम होगा वो हम कोऑर्डिनेट करेंगे बाकी सारी संस्थाओं के साथ मिलके। दिल्ली में हमारा ये प्लान है कि शायद नवंबर के महीने में हम 75 ऐसी जगहों को चुनेंगे। 75 किलोमीटर तो नहीं होगा, उससे शायद बहुत ज्यादा होगा, लेकिन 75 जगहों को हम चुनेंगे जिनमें बस्तियां भी होंगी, कॉलेज भी होंगे, कुछ जो हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगहें हैं वो भी होंगी, जहां पे हम यात्रा को लेके जाएंगे। तो आज ये दूसरा वेबिनार है, इस सब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे उम्मीद है कि आप हर हफ्ते हमारे साथ इन वेबिनार्स में जुड़ते रहेंगे और अपने दोस्तों को भी बताते रहेंगे कि ये श्रृंखला जो है ये काफी हफ्तों। जो 4 आंदोलन जिनका आपने जिक्र किया, जो नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो पूरा आंदोलन शुरू हुआ, सीए एनआरसी का आंदोलन जो शुरू हुआ, जो महिलाओं के हक का आंदोलन शुरू हुआ, जो किसानों का आंदोलन शुरू हुआ, 3 कृषि दमनकारी कानूनों को जिन्होंने वापस करवाने में सफलता हासिल की, वह आंदोलन है, या फिर जो बड़े बांध के खिलाफ, विस्थापन के खिलाफ, डिस्प्लेसमेंट, बिग डैम्स के खिलाफ जो मूवमेंट है, इनके खिलाफ जो पूरी की पूरा अभियान और जो हमारे रेजिस्टेंस की पूरी परंपरा रही है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। एंड जो आज अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, ये नज्म किसान। तुम किसानों को सड़कों पे ले आए हो, तुम किसानों को सड़कों पे ले आए हो, अब ये सैलाब हैं और सैलाब तिनकों से रुकते नहीं। तुम किसानों को सड़कों पे ले आए हो, अब ये सैलाब हैं और सैलाब तिनकों से रुकते नहीं। ये जो सड़कों पे हैं, ये जो सड़कों पे हैं, खुदकशी का चलन छोड़ कर आए हैं, बेड़ियां पांव की तोड़ कर आए हैं, सौंधी खुशबू की सबने कसम खाई है और खेतों से वादा किया है कि अब जीत होगी तभी लौट कर जाएंगे, जीत होगी तभी लौट कर जाएंगे। अब जो आ ही गए हैं तो ये भी सुनो, अब जो आ ही गए हैं तो ये भी सुनो, झूठे वादों से ये टलने वाले नहीं। तुमसे पहले भी जाबिर कई आए थे, तुमसे पहले भी शातिर कई आए थे, तुमसे पहले भी ताजिर कई आए थे, तुमसे पहले भी रैजन कई आए थे, तुमसे पहले भी ताजिर कई आए थे, तुमसे पहले भी रैजन कई आए थे, जिनकी कोशिश रही सारे खेतों का कुंदन, सारे खेतों का कुंदन बिना दाम के अपने आकाओं के नाम गिरवी रखें, सारे खेतों का कुंदन बिना दाम के अपने आकाओं के नाम गिरवी रखें। उनकी किस्मत में भी हार ही हार थी, उनकी किस्मत में भी हार ही हार थी और तुम्हारा मुकद्दर भी बस हार है। तुम जो गद्दी पे बैठे खुदा बन गए, तुम जो गद्दी पे बैठे खुदा बन गए, तुमने सोचा कि तुम आज भगवान हो। तुमको किसने दिया था ये हक? खून से सबकी किस्मत लिखो और लिखते रहो। तुम जो गद्दी पे बैठे खुदा बन गए, तुमने सोचा कि तुम आज भगवान हो। तुमको किसने दिया था ये हक? खून से सबकी किस्मत लिखो और लिखते रहो। गर ज़मीं पर खुदा है कहीं भी कोई तो वो दहकान है, गर ज़मीं पर खुदा है कहीं भी कोई तो वो दहकान है वही देवता, वही भगवान है। और वही देवता अपने खेतों के मंदिर की दहलीज को छोड़कर आज सड़कों पे है, और वही देवता अपने खेतों के मंदिर की दहलीज को छोड़कर आज सड़कों पे है। सरबकफ अपने हाथों में परचम लिए, सरबकफ अपने हाथों में परचम लिए, सारी तहजीब इंसान का वारिस है जो आज सड़कों पे है। हाकिमों जान लो तानाशाहो सुनो, हाकिमों जान लो तानाशाहो सुनो, अपनी किस्मत लिखेगा वो सड़कों पे अब। काले कानून का जो कफन लाए हो, काले कानून का जो कफन लाए हो, धज्जियां उसकी बिखरी हैं चारों तरफ, इन्हीं टुकड़ों को रंग कर थनक रंग में। काले कानून का जो कफन लाए हो, धज्जियां उसकी बिखरी हैं चारों तरफ, इन्हीं टुकड़ों को रंग कर धनक रंग में। आने वाले ज़माने का इतिहास भी शाहराहों पे ही अब लिखा जाएगा, आने वाले ज़माने का इतिहास भी शाहराहों पे ही अब लिखा जाएगा। तुम किसानों को सड़कों पे ले आए हो, अब ये सैलाब हैं और सैलाब तिनकों से रुकते नहीं, और सैलाब तिनकों से।
मेरे ख्याल से गौहर की ये जो नज्म है, जिस समय किसान आंदोलन चल रहा था, उस समय जिस तरह से इसे सुना गया, इसे रिसीव किया गया, और उसके बाद पूरी दुनिया ने भी देखा कि ये सैलाब है, ये तिनकों से रुकता नहीं। जिस तरह से ये नज्म एक उन्मान पैदा करती है, एक पूरा का पूरा जो विस्तार देती है, बताती है, आई थिंक exactly that happened in the reality, that finally that's the biggest movement so far, जिस भी वजह से, due to whatever reason, the Modi government has to go down and has to take back the 3 draconian laws, farm laws। और मुझे लगता है कि इसमें सबसे अहम बात जो किसानों ने साबित की, किसान आंदोलन ने जो साबित की, 1 साल से अधिक समय किसान आंदोलन देश की राजधानी दिल्ली की सरहद पर जमा रहा। और शायद 75 साल का जो पूरा इतिहास है भारत का, उसमें जिस तरह से महिला किसान इसमें उन्होंने शिरकत की, वे मोर्चे पर आई, सामने उन्होंने अपनी वजूद को एस्टैब्लिश किया, लीडरशिप को मनवाया, महिला किसान संसद की जंतर मंतर पे, इसने एक बहुत नई हिस्ट्री लिखी, एक ऐसी लकीर खींची जो बहुत लंबी है, और जो ये बताती है कि जब जनता आंदोलन पर आती है, आंदोलन में उतरती है, when they are on street, they find their own ways। उनके अस्त्र, उनके वेपन अपने होते हैं, नए हथियारों के साथ, नए औजारों के साथ, नए डायमेंशन के साथ, नई लैंग्वेज के साथ, people find the way of resistance and resilience। हमारे साथ जुड़े हैं दर्शन पाल जी। दर्शन पाल जी अध्यक्ष हैं क्रांतिकारी किसान यूनियन के, और मुझे लगता है कि जिस तरह से पहले दिन से, मतलब हमने इस पूरे आंदोलन को देश की राजधानी दिल्ली में उस समय देखा जब सरहद पे किसान पहुंचे, लेकिन दर्शन जी जानते हैं और तमाम लोग जानते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि पंजाब में बहुत पहले तैयार थी। पंजाब में गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, हर नाके पे, हर चौराहे पे किसान लामबंद हुए। वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर इस आंदोलन की तैयारी हुई, और वह तैयारी ही वजह थी यह आंदोलन मोदी सरकार की इतनी निरंकुश सत्ता को चुनौती दे पाया। किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए कोई कसर मोदी सरकार ने छोड़ी नहीं, अलग अलग हथकंडे इस्तेमाल किए, अंत में खालिस्तानी ही बोल दिया। So we have seen that how when the farmers were on the street, how they have given fight to the fascist, to the most draconian laws which were imposed on the farmers, how they have made their ground so well done in Punjab and then at the national capital। जितनी जगहों पे आप जमा रहे दर्शन पाल जी, आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, ये जो अहम आंदोलन है, इसकी जो चैलेंजेस, ये जो डेमोक्रेसी की जो पूरी बातचीत है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो पूरी बातचीत है, इसमें आप कैसे देख रहे हैं? दर्शन पाल जी, आप बताएं। देखिए, आज का जो टॉपिक है दैट इज क्विट हेट एंड सेव द कॉन्स्टिट्यूशन। सो हम जब इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खतरा कौन बना हुआ है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है इसमें छुपी हुई, कि आज दिल्ली के सत्ता के ऊपर जो काबिज लोग हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने की धज्जियां ही नहीं उड़ा रहे, बहुत खतरा बना हुआ है हमारे सर के ऊपर। और दूसरा ये है कि किसान आंदोलन ने इस डायरेक्शन में क्या क्या प्राप्तियां की और क्या हो सकता है, हमें इस बात के लिए भी किसान आंदोलन से कुछ चीज़ें सीखनी होंगी। किसान आंदोलन ने जो नफरत पैदा करने की कोशिश थी गवर्नमेंट की तरफ से, उसको बहुत जगह से उसको तोड़ा। नंबर 1, जैसे मुस्लिम और जाटों की यूनिटी, जैसे गुजरों और मीनों की यूनिटी, जैसे तमाम किसानों की यूनिटी,
जैसे महिला किसान, उनके साथ मर्दों की जिस तरह से शमूलियत हुई एक साथ, मजदूरों और किसानों की यूनिटी, अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी और फार्मर्स की यूनिटी। तो ये जो यूनिटी का एक कहिए कि एक सैलाब आया था उस समय, जो एक मूवमेंट बनी थी, वो किस तरह से बन पाए। हमारा संगठन का भी ये मानना है, मेरा इस चीज़ के ऊपर पूरा विश्वास है कि जब हमारे देश में इतना बड़ा खतरा बना हुआ है और खतरे के जो खलनायक हैं वो खलनायक भी बहुत क्लियर हैं, तो फिर किसान आंदोलन से जो 1 साल और 15 दिन, पूरे 380 दिन और 750 के करीब शहादतों के साथ, जिसने एक तानाशाह शासक को 19 नवंबर को वो 3 कानून वापस लेने के लिए मजबूर करना हुआ, और उसके कारण बहुत सारे थे। आंदोलन भी था, उसका पॉलिटिकल अपना एक अपॉर्चुनिज्म था, यूपी का इलेक्शन था, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन ये बात बड़ी सही है कि यूनिटी ऑफ द पीपल जो शुरू की किसानों ने अपनी यूनिटी के साथ, पंजाब के किसान यूनाइट हुए 32 ऑर्गेनाइजेशन, फिर पूरे देश के किसान यूनाइट हुए और पूरा एक चैलेंज लेते हुए दिल्ली की तरफ आए और दिल्ली में 380 दिन बैठे। इससे जो आगे के लिए क्या मुझे सबक मिलता है वो ये है कि मतलब के मेन फैक्टर जिससे नफरत को दूर किया जा सकता है, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन को लिए जो खतरा बने हुए हैं, जो फासिस्टिक अटैक्स हो रहे हैं लोगों के ऊपर, तो ये चीज़ों को देखते हुए ये लगता है कि अगर देश में जो एक्टिव फोर्सेस हैं वो पॉलिटिकल हैं या पॉलिटिकल से भी कम डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं या वो मास संगठन हैं जैसे किसानों और मजदूरों के, क्योंकि हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा देश बहुत डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन है। यहाँ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिवाइडेड पॉपुलेशन है, यहाँ डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोग हैं, लिंग्विस्टिकली डिवाइडेड हैं, धार्मिक मतलब के डिविजन्स हैं, कास्ट की डिविजन्स हैं, रीजनल डिविजन्स हैं। तो इस पूरी डिविजन्स को मेटते हुए कौन है, क्या ताकत है, क्या वो गति है जो हमारे देश के लोगों को यूनाइट कर सकती है अगेंस्ट हेट मूवमेंट, हेट की जो एक परंपरा चल पड़ी है, उसके लिए कौन रुकावट बन सकता है। इसमें हमारा ये सोचना है कि अगर मुद्दे बहुत हैं, जनता के मुद्दे बहुत हैं, डिफरेंट वर्गों के, सेक्शंस के, उसके लिए देश की व्यापकता के ऊपर कोई मुद्दों को लेकर एक बड़े आंदोलनों की जरूरत है। बेशक पॉलिटिकल पार्टीज का अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अपनी जगह में बहुत ठीक है, वो होना चाहिए, यात्राएं भी कर रहे हैं लोग, वो भी होनी चाहिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस भी बनने चाहिए अगेंस्ट द सेंट्रल फासिस्टिक अटैक्स। लेकिन एक अल्टरनेटिव तभी उभर पाएगा इसके खिलाफ जो एक पूरे देशव्यापी जनता का अगर रोष पॉलिटिकली भी और अपने इश्यूज के ऊपर भी। फॉर एग्जांपल मैं ये रखना चाहता हूँ कि अगर देश के किसान अपने जो संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के साथ अपने एमएसपी, कर्ज मुक्ति, फसलों का बीमा और किसान पेंशन को लेकर फिर 2022-23 में एक बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं और ट्रेड यूनियन जो है, सेंट्रल ट्रेड यूनियन और मजदूरों के संगठन अपने 4 लेबर कोड को लेकर देशव्यापी संघर्ष में आते हैं, तो मेरा पक्का विश्वास है कि 2022 और 2023 के साल में एक बड़ा देशव्यापी आंदोलन हो सकता है और वही देशव्यापी आंदोलन अल्टीमेटली लोगों का एक यूनिटी बनाएगा, नफरत को दूर करेगा, अल्टरनेटिव टू जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनको एक पुश करेगा दूसरी तरफ और अल्टीमेटली उनकी मार्जिनाइजेशन करेगा, उनको आइसोलेट करेगा। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि
आंदोलन के अंदर ही लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यूनिटी होता है, सॉलिडरिटी होती है, और अपने मेन जो उसका जो जिसके साथ कन्फ्रंट करना है वो सामने बिठाना है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अभी जो इलेक्शन हो रहा है गुजरात में, फिर होगा इलेक्शन राजस्थान, अपने हिमाचल में होने जा रहा है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, इस तरह से फिर हमारा लोक संसद के चुनाव आएंगे। तो ये देश पूरा पॉलिटिकल पोलराइजेशन में भी है। सब पॉलिटिकल पार्टीज को मजदूरों और किसानों के पक्ष में आना होगा, उनको सपोर्ट करना होगा, लेकिन किसानों और मजदूरों को अपनी यूनिटी बनाते हुए और जो हमारे मिडिल क्लास के जो सेक्शंस हैं उनको साथ लेते हुए, महिलाओं, दलितों और आदिवासियों के मुद्दों को साथ जोड़ते हुए अल्टीमेटली केवल किसानों मजदूरों का नहीं, पूरे देश का एक जन आंदोलन बनाना होगा। और जैसे जैसे लग रहा है कि 2022 और 23 में और बेरोजगारी बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी और बल्कि जो हमारी इकोनॉमी है वो भी एक क्राइसिस में जाती जा रही है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे हालात बनेंगे जिस हालात में आंदोलन की पॉसिबिलिटी है। और आंदोलन, जो मैं बात फिर दोहरा रहा हूं कि ऐसे समय में आंदोलन को व्यापक होना, और खास करके मैं किसानों के बारे में अगर बोलूं तो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो पूरी बेल्ट है इसका इकोनॉमिक पैटर्न एक जैसा है, किसानों के कंट्राडिक्शन और मुद्दे एक जैसे हैं, और इनकी जो यूनिटी बनी हुई है। और कोइंसिडेंट ये है कि दिल्ली को सराउंड करते हैं ये जो प्रांत है पूरे, और दिल्ली के इर्द गिर्द पूरा एक बड़ा जमावड़ा किसी दूसरे रूप में हो सकता है जिसको हम उसी तरह से कोई रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो हमारा मेन टारगेट होना चाहिए वो इश्यूज के जरिए, अपने इकोनॉमिक इश्यूज के जरिए वो दिल्ली ही रहेगा, और दिल्ली के सराउंडिंग लोग मेनली मोबिलाइज होंगे, पूरा भारत उसका जो है सपोर्ट करेगा। इस तरह एक आंदोलन जो मेरा संगठन, जब मैं सोचता हूं कि संयुक्त मोर्चे के जरिए, मजदूर संगठनों के जरिए इस चीज को पीछे धकेला जा सकता है, यही एक रास्ता है जो मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएगा, नफरत को दूर करेगा, और दूसरी चीजें भी जो है उनको भी वेलकम करना चाहिए अपनी अपनी जगह में, जैसे अनहद कर रहा है या दूसरे लोग यात्राएं कर रहे हैं, वी वेलकम दैट आल्सो। लेकिन अल्टीमेटली देशव्यापी जनता की यूनिटी के ऊपर बेस्ड एक बड़ा आंदोलन की जरूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शनपाल जी, बहुत ही ठोस कंक्रीट सजेशंस, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से हम आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं। और निश्चित तौर पे मुझे लगता है आई डीपली एग्री विद यू। और अब मैं चाहूंगी कि हमारे बीच मेधा पाटकर जी हैं, जिनके बारे में बहुत कम बताना बहुत मुश्किल है और बहुत ज्यादा बताने की बहुत कम जरूरत है। मेधा जी बहुत बहुत स्वागत है। मेधा जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ऐसी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शी इज अ सोशल एक्टिविस्ट with a political nature. She is challenging the whole notion of development, that barbaric development which is happening, which is taking place across the country, and against the whole big dams, how it is danger not only for a particular locality but for the whole nation, how it is putting the whole country at the stakes of few corporates. आज जब हम बात करते हैं कि दो कॉर्पोरेट्स देश को चला रहे हैं, देश को खरीद रहे हैं, सारी संपत्ति खरीद रहे हैं, तब मेधा जी हमें याद आता है कि किस तरह से नर्मदा बचाओ आंदोलन की जब आपने शुरुआत की थी, आपने बहुत अहम विकास की बात, जो पूरा का पूरा अंधा विकास है, जिसको चैलेंज करने के बारे में सोचते ही नहीं थे लोग, लेकिन तब से लेकर अब तक की जो आपका पूरा आंदोलन है, पूरी जो जर्नी है कि बेसिकली डेवलपमेंट यानी क्या, विकास किसका विकास होगा, क्या जनता के बिना कोई विकास हो सकता है, क्या जनता को नदी में डुबोकर विकास हो सकता है, क्या सभ्यता और संस्कृति को
विकास की बांध में डुबोकर विकास हो सकता है। सो मेधा जी, वी जस्ट वांट टू लिसन फ्रॉम यू हाउ यू सी राइट नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग क्विट हेट एंड सेव कॉन्स्टिट्यूशन, नफरत छोड़ो और देश को बचाओ। और वो इसलिए भी बहुत अहम है मेधा जी आपसे सुनना। मैं अपने तमाम साथियों को बताना चाहूंगी कि मेधा जी पर जिस तरह से और इस पूरे आंदोलन पर जिस बेशर्मी और नंगई के साथ हमला मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, गुजरात में जो चुनाव हो रहा है उसे ध्यान में रखकर जिस तरह से बोला और जिस तरह से कोशिश की कि किस तरह से इसको डिस्क्रेडिट किया जा सके, जो लोग मेधा जी को जानते हैं, मैं तो बड़ी ही हुई हूं मेधा जी को देखते हुए, आंदोलन करते हुए, ईमानदारी, किस तरह से ईमानदारी के साथ, सादगी के साथ जीवन चलाया जाता है, आंदोलन चलाया जाता है, इसकी जीती जागती मिसाल मेधा जी हमारे बीच में है। और उन पर जो तमाम तानाशाही बातें लोग कर रहे हैं, वो लाखों के सूट पहनते हैं, सोने के धागे से अपना नाम अपने सूट पे गड़वाते हैं और विकास की बातें करते हैं। तो ये जो आयरनी है, जो मूवमेंट के लोगों को, जिन लोगों ने बहुत चैलेंज किया, जिन लोगों ने सफलता हासिल की कि एक पैराडाइम शिफ्ट जो हो रहा है, वहां पर मेधा जी आप हमें बताएं कि आज की तारीख में कैसे आप देख रही हैं इस सवाल को। थैंक यू, शुक्रिया। धन्यवाद भाषा जी। सबको जिंदाबाद। अनहद और सतर्क नागरिकता अभियान मिलकर ये जो हो रहा है वो भले ऑनलाइन हो, पर ये एक ऑफलाइन कैंपेन अभियान का हिस्सा है। ये सबके नजर में लाना जरूरी लगता है, क्योंकि जो 2 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और 10 दिसंबर तक पहला दौर और जनवरी 26 से 30 तक दूसरा दौर चलने वाला है, वो है नफरत छोड़ो संविधान बचाओ का अभियान, जो आंदोलन में रूपांतरित हो, ये हमारी अपेक्षा है। ये क्यों, ये सब लोग जानते ही है। आज जो देश के हालात है उसमें संवैधानिक मूल्यों को कुचला जा रहा है। एक बाजू मानवीयता को, एक बाजू मानव धर्म को, और धर्म जातीय हिंसा में परिवर्तित होता है, वो बहुत आगे बढ़ चुका है। और इससे जो पूरे सिटीजनरी में, देश के नागरिकों में, जो सभी इंसान सबसे पहले हैं, फिर नागरिक है, न केवल मतदाता है, पर उनके अधिकारों को भी जिस प्रकार से कुचला जा रहा है वो हम देख रहे हैं। और इसमें अलग अलग प्रकार से आक्रमण है, अतिक्रमण है, ये कहना चाहिए। ये इसीलिए क्योंकि जो कानून संवैधानिक दायरे में बनते हैं, उन कानूनों के आधार पर कोई प्रक्रिया भी न करते हुए लोगों के जीने के आधार, आजीविका के संसाधन, जिनमें प्राकृतिक संसाधन है, जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदा हो या जल संपदा हो, वो सब भी छीने जा रहे हैं। और ये पूरी प्रक्रिया में और एक नया दौर अभी आया है, जबकि जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक फोरा है, जनतांत्रिक मंच बने हुए हैं, उसमें पंचायती राज जो त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधित्व के मंच है, उनको तो बिल्कुल ही अलग अलग प्रकार से कुचलने की प्रक्रिया जारी है। अगर आदिवासी क्षेत्र के पेशा कानून के नियम ऐसे बना रहे हैं कि जो मूल 1996 के कानून के ही खिलाफ है, जैसे अभी अभी मध्य प्रदेश में बनाया गया है, तो फिर ये निश्चित है कि वो कानूनों को भी कुचल रहे हैं और कानूनों में बदलाव ला रहे हैं, नए कानून थोप रहे हैं, पुराने कानून वापस कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि सभी अंग्रेज सरकार के समय से आए हुए कानून बदलने चाहिए। जैसे भूमि संपादन के नाम पर जल, जंगल, जमीन अधिग्रहित करने वाला 1894 का कानून, जिसका हमने पूरा विरोध ही किया, तो 2013 में कहीं कानून बना। लेकिन आज तो ये पूरे जो कानून जो जनवादी है, जो जनतंत्रवादी है,
जो समता और न्याय जैसे मूल्यों के आधार पर लोगों की आजीविका और जीने के अधिकार के तहत आई हुई तमाम बुनियादी जरूरतें पूरी करने के पक्ष में रहे हैं। वो श्रम कानून हो, किसानों के संदर्भ में कानून हो, या आदिवासी और दलितों के या महिलाओं के। लेकिन उन सब कानूनों को वापस लेकर ये जो नए कानून थोप रहे हैं, उन कानूनों में सीधे सरल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि पूंजीवाद और पूंजीपति जो पूंजी निवेश एक ही प्रकार का करते हैं, उनके पक्ष में सब चीज बदलना, जिससे बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। मार्गदर्शक सिद्धांत जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, बहुत महत्व का है, भले वो नॉन जस्टिसिएबल है, कोर्ट में हम उसको लेकर खड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनमें द स्टेट इज ड्यूटी बाउंड, हर शासन इसका पालन करने के लिए बंधक है, ये कहा गया है, तो भी उसको पूर्ण रूप से नजरअंदाज ही नहीं, कुचल कर नए कानून लाने की एक साजिश चल रही है। और इसीलिए अलग अलग समुदायों को लड़ना पड़ रहा है। आज हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर। कौन नहीं जानता कि 37 साल से नर्मदा आंदोलन में जो हमने मुद्दे उठाए थे, उन मुद्दों पर आज हमला हो रहा है, क्योंकि फिर से एक बार नर्मदा गुजरात के चुनाव में एक मुद्दा बन गया है। शायद ये जानकर कि नर्मदा के नाम पर जो आश्वासन दिए गए थे वो झूठे साबित हुए हैं, और नर्मदा के पानी से जो वंचित रहे हैं, कच्छ और सौराष्ट्र जैसे क्षेत्र भी, वहां का वोट नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, और दूसरी पार्टियां आम आदमी पार्टी जैसी हो या कांग्रेस हो, ये सब लूटेगी। और इसीलिए शायद नर्मदा को मुद्दा बनाकर नर्मदा की खिलाफत, यानी नदी की नहीं, उस एक सरदार सरोवर बांध की करने वाले आंदोलनकारी आदिवासी, दलित, किसान, मजदूर, महिलाएं, ये सभी गलत थे, ये सभी अर्बन नक्सल्स थे। इस प्रकार के आरोप लगाने की एक साजिश चल रही है, और इससे ही पूरी पोल खोल हो रही है। क्योंकि 37 साल में जितना संघर्ष हमको स्थानीय से विश्व बैंक तक करना पड़ा, अमेरिका के संसद के सामने भी बात रखने के लिए जाना पड़ा, वो सब इसीलिए था क्योंकि ये एक बांध ही नहीं, देश के बड़े बड़े बांध और बड़ी बड़ी योजनाएं जो विकास के नाम पर चलती है, उसमें केवल स्थानीय प्रशासन की अगुवाई और हिस्सा नहीं होता है। राज्य और केंद्र के भी आगे जाकर जब अंतरराष्ट्रीय साहूकारी संस्थाएं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक बड़ा रोल रहता है, तो हमको विश्व बैंक को भी चैलेंज करना पड़ता है। विश्व बैंक में जब अमेरिका, यूएसए जैसे राष्ट्र की सबसे ज्यादा पूंजी रहती है और उनके दबाव में निर्णय लिए जाते हैं, या G8, G10 जैसे कुछ राष्ट्रों के ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और उनके साथ निर्णय लिया जाता है, तो हमको धरातल की स्थिति, हमारे देश की संप्रभुता, हमारे देश के नागरिकों की संप्रभुता, जिनमें विस्थापित भी, प्रभावित भी शामिल होते हैं, वो लेकर वहां जाने का, वहां बात रखने का अधिकार असर्ट करना पड़ता है, अधोरेखित करना पड़ता है। और नर्मदा में बिल्कुल यही हुआ कि जो मुद्दे हमने उठाए उसमें सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ हानि के मुद्दे भी थे। और जो अनुभव सरदार सरोवर को लेकर आया, वो आज 30 बड़े और 135 मझौले बांध जिस एक ही नर्मदा घाटी में बनते जा रहे हैं, कुछ रुके हुए हैं, कुछ रोके गए हैं, और सरदार सरोवर 1-2 सबसे महाकाय बांधों में से एक होने के कारण उसकी पूरी प्रक्रिया बता चुकी है, जिस पर कोर्ट ने भी हमारे मुद्दे मंजूर करके हुए बांध को रोक दिया था 4 साल तक, जिसमें हमारे मुद्दे मंजूर करते हुए विश्व बैंक ने अपना पैसा कायम के लिए रोक दिया था। और आज भी जिन मुद्दों को लेकर गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के लोगों को संघर्ष पर ही रहना पड़ रहा है, लेकिन 37 साल से जो हमने 50,000 से ज्यादा परिवारों का पुनर्वास हासिल किया है, वो सब हम देखते हुए ये बिल्कुल साबित होती है बात कि जो प्रक्रिया होनी चाहिए विकास के नियोजन की, वो प्रक्रिया ही नहीं करते हैं। ये तो केवल उसमें राजनीति और अर्थनीति का
एक प्रकार का प्रभाव दबाव लेकर आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए पर्यावरणीय असर क्या होगा, योजना का सामाजिक असर विस्थापन के दृष्टि से क्या होगा, उसमें केवल कोई जमीन मालिक ही नहीं, पहाड़ में रहने वाले आदिवासियों पर क्या होगा, कुम्हारों पर क्या होगा, मछुआरों पर क्या होगा, और कुल मिलकर एक नदी घाटी क्या, जो एक प्राकृतिक इकाई होती है, इकोसिस्टम होती है, जिसकी चर्चा चलती है ग्लासगो में, पेरिस में, कोपेनहेगन में, क्लाइमेट चेंज को लेकर, लेकिन उन प्राकृतिक इकाई के संदर्भ में इसलिए अवैज्ञानिक, गैर कानूनी और अन्यायपूर्ण पद्धति से ही नियोजन होता है। ये हमने सरदार सरोवर में जब साबित किया, तभी जाकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर विश्व बैंक तो कुछ निर्णय लेना पड़ा, और तभी जाकर सरकारें कुछ झुकी और उनको पुनर्वास तो आगे बढ़ाना पड़ा। लेकिन हमने देखा है कि पुनर्वास में भी कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो जन आंदोलन के बिना ऐसा संघर्ष अलग अलग राज्यों में जो आज चल रहा है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों के साथ हम लोग अस्पृश्यता का बर्ताव नहीं करते हैं, लेकिन हमने देखा कि जो पार्टी जहां सत्ता पर आती है वो कहीं ना कहीं समझौता करती है, और ये इसलिए क्योंकि उनका पूरा ध्यान वोट बैंक पर सबसे अधिक रहता है। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल आइडियोलॉजी या विचारधारा नहीं होती है, लेकिन विकास की अवधारणा पर, जिसमें पूंजी, बाजार, सब कुछ अधिक से अधिक पिछले कुछ दशकों में बहुत ही सशक्त भूमिका, स्पष्ट भूमिका, सत्यवादी भूमिका, और लोग विरोध में है कि पक्ष में है, यह न देखते हुए एक प्रकार से प्रकृति बचाने की, संविधान बचाने की, जन अधिकार बचाने की जो भूमिका लेनी चाहिए, उसमें राजनीतिक दल हिचकिचाते हैं। आज एक एक राज्य की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य का विरोध कितना बड़ा दमन होते हुए भी चल रहा है। केरल में केरेल का विरोध, वहां भी पुलिस बल इस्तेमाल करते हुए चल रहा है। उड़ीसा में जिंदाल का विरोध, वहां भी बहुत सारी साजिशें चलते हुए चल रहा है। नर्मदा में भी यही अनुभव आया। तो जो अभी बातें रखी दर्शन पाल जी ने और भाषा जी आपने भी, वो बात भी बताती है कि जन आंदोलनों को कैसे कैसे दौरों से जाना पड़ता है, जिसमें बदनामी होती है, जिसमें आरोप होते हैं। आज तो ईडी, एनबी, सीबीआई, सीबीए जैसी जो, सीवीसी जैसी जो एजेंसियां और यूएपीए जैसे जो कानून है, वो तो इस मुद्दे को बिल्कुल ही लक्ष्य बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि विकास की अवधारणा केवल एक हवाई बात नहीं है। विकास की अवधारणा को लेकर ही तय होता है कि ये जो प्राकृतिक पूंजी है, जो पूंजी कहना भी सही नहीं, वो जीवनाधार है, क्यों केवल प्रत्यक्ष प्रभावितों के, लेकिन ऑक्सीजन के बिना तड़पने वाले सभी जन के, पर उसका आधार किसको मिलेगा, उससे फायदा किसको मिलेगा, उसका कमोडिफिकेशन, वस्तुकरण और उसका व्यापारीकरण जब अभी हो ही गया है, तो कौन कितना कैसे लूट पाएगा, इसकी चिंता राजनीति और अर्थनीति के समन्वय में झलकती है। और इसीलिए नर्मदा ही नहीं, हर नदी घाटी में संघर्ष चल रहा है। मैं अभी थी माहे जिले में, जो केरल और पांडिचेरी के सीमा पर पौंडीचेरी में है। हम देखते हैं कि जगह जगह बड़े बड़े बांध जो बनाए जा रहे हैं, उससे नदी घाटियों पर, नदी के जल पर, नदी पर क्या असर हो रहा है? नदियां खत्म हो रही है। आर.के. लक्ष्मण ने एक कार्टून में कहा था उसी प्रकार से, कि एक इंजीनियर कॉमन मैन के सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि देखिए, ये बांध तो परफेक्ट है, बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टि से बना है, लेकिन बस इतना ही हुआ है कि बांध बन गया और नदी लुप्त हो गई है। साथियों, आज इसी कारण एक प्रकार से इस बांध के लाभ नहीं मिल पाए हैं, सरदार सरोवर जाना माना बांध होकर भी। तो पर्यटन पर पूरा ध्यान है, जिसमें सरदार पटेल का नाम लिया जा रहा है। 3.5 करोड़ की मूर्ति खड़ी की जा रही है, लेकिन उसके नीचे के 72 आदिवासी गांव
1961 से उजड़े हुए जब छोटा बांध था, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जिनका भावनात्मक रूप से जिक्र किया था, उनके पुनर्वास की बात अपने पहले भाषण में की थी। उन 6 गांवों के आगे 72 गांवों को उजाड़ने की एक साजिश चल रही है। क्या पर्यटक ये जानते हैं? नहीं जानते हैं। क्या अभ्यासक ये जानते हैं कि 18 लाख हेक्टेयर के बदले कैसे 1/3 सिंचाई मिल पाई है? क्या ये जानते हैं कि कच्छ सौराष्ट्र जैसे सबसे जरूरतमंद क्षेत्रों को ही नजरअंदाज किया गया है? उनके नाम पर उद्घाटन होते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में कोका कोला जैसे फैक्ट्री को सबसे ज्यादा पानी देते हैं, अडानी के पोर्ट्स को देते हैं, और मूल प्लान को बदलकर फिर ये पूरे अवैज्ञानिक ही नहीं तो अन्यायपूर्ण पानी का लाभों का बंटवारा करते हैं। पर्यावरणीय मुद्दे जो हम उठाते हैं उसमें भूकंप के ही मुद्दे केवल नहीं थे, पर समुद्र अंदर आएगा ये हमारी चेतावनी आज सही साबित हुई है। लेकिन इसका जिक्र न करते हुए जब ये कहा जाता है कि हम लोग जो कम से कम नर्मदा बचाओ मानव बचाओ में से मानव को बचा पाए हैं, और आज भी हमको नर्मदा बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा है, जिसके बिना बांध के लाभ भी सही नहीं निकलेंगे, और बांध की पूरी लाभ हानि झूठी साबित हो रही है, क्योंकि 4200 के बदले 60,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। तो ये सभी हकीकत में और आगे थोड़ा सा मैं आपको मेहता थोड़ा सा अगर आप हाँ जी थोड़ा तो मैं इसलिए सारांश में यही कहती हूँ कि आज जबकि जंगल संबंधी 1980 के कानून के नियम बदलकर जंगल भी केंद्र में बैठी हुई सरकार ग्राम सभा को न पूछते हुए, आदिवासियों को न पूछते हुए, राज्य सरकार को संघात्मक संरचना से बाजू में सीमा पर ढकेलते हुए अगर वो दे देंगे एक एक जगह का जंगल, न केवल बाबा रामदेव को पर बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को, जब वो नदियों में जल परिवहन की 22,000 किलोमीटर की यात्रा प्लान कर रहे हैं, उसको मंजूरी की जरूरत नहीं, इस प्रकार से एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के रूल्स बदल रहे हैं। और तो और जमीन आदिवासियों की गैर आदिवासी नहीं ले सकते, तो भी दलित और आदिवासियों की जमीन उद्योगपति ले सकते हैं। इस प्रकार के बीच में विकास में को आगे ढकेलने के नाम पर लोगों के अधिकारों में अड़ंगा डालने वाले जो नियम बदलाव आ रहे हैं, उसके सामने लड़ना जरूरी है। और एक ही बात कहती हूँ कि हमको इसकी जब चुनौती लेनी है तो स्थानिक से वैश्विक तक चुनौती लेनी पड़ रही है, क्योंकि अभी 3 कानून तो किसान मोर्चा ने हमारे किस प्रकार से वापस किए, ये एक बहुत ही अद्भुत ऐतिहासिक और जन आंदोलनों को ताकत देने वाली कहानी जरूर है जो दर्शन पाल जी ने कही है। हमारी महिलाएं उस संयुक्त किसान मोर्चा के 550 संगठनों की न केवल दिल्ली के डेरे पर देश भर में खड़ी हो गई, और किसानों में मजदूर, मछुआरे, पशुपालक, आदिवासी सब शामिल हो गए निश्चित। लेकिन बिल गेट्स फाउंडेशन, वॉलमार्ट, विश्व बैंक, ये सब जबकि जल पर, जमीन पर, जंगल पर अलग अलग प्रकार से हमला करने की कार्रवाई चालू रखे हैं, सरकार का आशीर्वाद है, तो हम लोगों को आज स्थानीय समाज के सामने जाकर ये कहना चाहिए कि जाति और मजहब के नाम पर आपको झुलाकर जो आपके अस्तित्व के मुद्दे और आधार छीने जा रहे हैं, उसके सामने आपको खड़े रहना पड़ेगा। तो नफरत छोड़ो और संविधान बचाओ, यानी अपना अधिकार पाओ, और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर जन जन का अधिकार ही नहीं, जीवन आधार भी बचाओ। तो ही न केवल वो क्लाइमेट जिसकी चर्चा ग्लासगो में होती है, लेकिन राजनीतिक जलवायु और सामाजिक आर्थिक जलवायु बदलेगा। मानव धर्म के आधार पर हम लोग प्रकृति धर्म बिरसा मुंडा का वो भी बचा पाएंगे। ये हमको समाज के दिल और दिमाग में ठुस ठुस के भरना, यही उद्देश्य है नफरत छोड़ो संविधान बचाओ अभियान का, जिसमें मैं ऐलान करती हूँ कि राज्य राज्य के और जिले जिले के लोग 75 किलोमीटर की यात्रा जरूर निकाले 10 दिसंबर के पहले, और 26 जनवरी से 30 जनवरी चलो दिल्ली की ओर, जंतर मंतर पर 30 जनवरी को है, और वो मनाना हिंसा हो रही है। हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पर बापू को, बाबा साहब को, पेरियार को, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को, सभी को, और आज जयप्रकाश नारायण जी की पुण्यतिथि होते हुए
उनको भी लेकर आगे बढ़ेंगे संपूर्ण क्रांति और परिवर्तन की तरफ। जिंदाबाद। ज्यादा समय लिया हो तो माफी चाहती हूँ, पर जन आंदोलनों की राजनीति और एकता एकजुटता हम लोगों को बचा पाएगी आज के न केवल हमारे आंदोलन पर, लेकिन समाज पर, संसाधनों पर और संविधान पर हो रहे, ये हमारा विश्वास है। जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया मेधा जी। और जब आपसे मैं इस प्रोग्राम से पहले भी बात कर रही थी, तब भी मुझे लग रहा था कि इतनी लंबी आपकी थाती है अनुभव की, 33 साल का आंदोलन, और उस आंदोलन के साथ साथ तमाम और आंदोलनों का जो पूरा का पूरा जीवंत अनुभव आपके पास है। तो निश्चित तौर पे इतने कम समय में आपके लिए बांधना मुश्किल होगा। बट फ्रेंड्स, आई थिंक अब मैं चाहूंगी कि यहाँ पर कविता कृष्णन आए और कविता कृष्णन अपनी बात रखें। कविता कृष्णन नारीवादी चिंतक हैं, आंदोलनकर्ता हैं। इनकी किताब बेखौफ आजादी बहुत अलग ढंग से आंदोलनों को देखने का, आंदोलनों को महसूस करने का एक नए ढंग का एक आईना, नए ढंग का एक पर्सपेक्टिव देती है। और खास तौर से जब हम तमाम आंदोलनों की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द मूवमेंट, how in each and every movement there's a gender aspect, there's a very clear cut gender aspect, and especially when we are talking, we just remember that how the organization in the country, RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो मनुवाद लाना चाहता है, जो ऑफिशियली मनुवाद पर आधारित है, which is based on मनुवाद, they have been talking about that. No, now we are so liberal, we want to take women on our side, we are talking about this. So the onslaught from these forces which have been openly working against equality, which has been demonizing all the women activists, they are coming, and now there are people in the social sphere, there are people in social media who are talking that देखिए आरएसएस भी बदल रहा है। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी क्रिटिकल जंक्चर फॉर इंडियन पॉलिटिक्स, जेंडर पॉलिटिक्स, जेंडर इश्यूज। सो कविता, आप बताएं, आपने तमाम आंदोलनों को बहुत करीब से देखा है, शिरकत की है, कैसे ये जो बुनियादी मुद्दा है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं आज, नफरत और संविधान। शुक्रिया भाषा। और मैं सीधे इसी बात को कहूंगी कि आजकल रोज हमें सोशल मीडिया पर विजुअल्स दिख रहे हैं जिसमें ईरान में जो क्रांति चल रही है लड़कियों के, महिलाओं के नेतृत्व में, वो कैसे सड़क पर उतर रही हैं, कैसे इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ नारे लगा रही हैं। और एक कुर्दी लड़की महसा अमीनी की जो मोरालिटी पुलिस ने जिस तरह से हत्या की, उसके खिलाफ जिस तरह से कुर्बानी देते हुए सड़कों पर उतरे हुए हैं, ये दिख रहा है। तो मैं जब इससे देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि हम में और हमारे सड़कों पर इस तरह के आंदोलन में कितना फासला है और इस फासले को कैसे पाटे। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो हमारा गोल होना चाहिए वो बिल्कुल ये है कि हजारों की संख्या में लड़कियां, जिसमें हिंदू लड़कियां अच्छी संख्या में हों, वो हिंदू राष्ट्र की ताकतों के खिलाफ, जो भारत के सेक्युलर डेमोक्रेसी को हिंदू राष्ट्र में बदलना चाहते हैं, उनके खिलाफ बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। तो इसमें क्या चैलेंजेस हैं, इसको मैं थोड़ा रखना चाहूंगी। पहला तो ये कि मुझे लगता है कि इस्लामिक रिपब्लिक ईरान का जिस तरह का एक खुले तरीके से एक थियोक्रेसी चलाता है, धर्म के नाम पर उत्पीड़न करता है, मोदी का जो शासन है और आरएसएस जिसका जिक्र अभी किया भाषा ने, वो काफी शातिर है इस मामले में। तो एक फर्जी नारीवाद, एक pseudo feminist mask, the Modi regime wears a pseudo feminist mask. That's where it's different from a regime like the Islamic Republic, which is quite open about its theocratic tyranny. The Modi regime is much more intelligent than that, and that therefore it is much more challenging
to confront their and expose their politics towards women. जैसे एक ये मैं बताऊं कि मॉरल पुलिसिंग हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मॉरल पुलिसिंग जो संगठन करते हैं वो सरकार खुल के नहीं कर रही है, वो उसे आउटसोर्स करती है. So moral policing is outsourced in India to organizations like various kinds of little outfits which have where RSS has plausible deniability. It can say that it's what to use the phrase Arundhati Roy used for these organizations. She said it's like shell companies, so that the main company can pretend that they have nothing to do with these murderous or violent organizations. And so that moral policing it happens, while the regime itself, जो मोदी सरकार खुद है, वो कहती है कि हम तो बड़े प्रगतिशील कदम उठा रहे हैं, हम शादी की उम्र को बढ़ा रहे हैं, हम स्कूलों में जो है वो ये जो हिजाब जो इतना पितृसत्तात्मक चीज है उसको हम उतरवा रहे हैं, उसको स्कूल्स में हम नहीं अलाउ करेंगे, हमने ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर दिया, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाले हैं. इन सारी चीजों को जब वो करती है तो वो मुस्लिम कम्युनिटी को महिला विषय पर कॉन्वर्सेशन के सेंटर पर रखती है. So what the Modi regime does very intelligently is that it, in its pretense to appear pro-women, appear even feminist, is that it keeps the Muslim community at the center of the conversation rather than the majority community. And as we know, मैंने feminist movement जो है वो इसको बहुत अच्छे से जानता है कि हमेशा आपको अपने नजदीक देखना पड़ता है. महिला उत्पीड़न आपके घर में कैसा हो रहा है, आपके समुदाय में कैसे हो रहा है, उसका विरोध करना ये सबसे जरूरी होता है. दूसरे समुदाय में, दूसरे देश में, बहुत सारे दूसरी संस्कृति में इसे देखना बहुत आसान होता है, और हमारे यहाँ का जो होता है वो कभी दिखता नहीं है, वो हमेशा बहुत अच्छा लगता है. और ये किस हर कम्युनिटी के लिए सही है. दिस इज नॉट ट्रू ओनली ऑफ हिंदूज. यू विल फाइंड लॉट ऑफ मुस्लिम्स आल्सो हु टॉक अबाउट एंड दैट इज वेयर आई थिंक द प्रॉब्लम लाइज, दैट इन ऑल दीज मूवमेंट्स दैट वी बीन टॉकिंग अबाउट, whether it is the farmers movement, whether it is the anti-communal movement, whether it is workers movements, all kinds of other movements, women of course participate in these movements and they are very visible in these movements, but the challenge to patriarchy is very limited. So you have leaders of that movement largely trying to ignore the issues of patriarchy. तो ये जो आंदोलन है, जो बड़े आंदोलन हमारे देश में है महिला आंदोलन के इतर, उसमें महिलाओं की भागीदारी खूब है, वो नेतृत्व में भी है, वो आती है सामने बिल्कुल, लेकिन एक तरह से नारीवादी जो विषय है, जो पितृसत्ता से सवाल है, उससे थोड़ा बचते हैं ये आंदोलन, उसे डिविजिव देखती हैं, और एक तरह से सोसाइटी में हम वोट को रॉक न करें, इस तरह का एक अप्रोच होता है. इसीलिए आपको दिखता है कि यहाँ तक कि एंटी हेट जो मूवमेंट है उसमें आपको लोग दिख जाएंगे ये कहते हुए कि अरे ईरान में ये जो चल रहा है ये सब अमेरिका का किया कराया है, इसका हमें साथ नहीं देना चाहिए. तो जहां पर आप हिजाब थोपे जाने, हिजाब जबरन उतारे जाने का स्कूल में एंट्री के लिए आप विरोध करते हैं विमेन्स चॉइस कह करके, वहां पर हिजाब उतारने वाली महिलाओं के चॉइस के पक्ष में स्वर जो है वो उस खेमे से कम दिखता है, और ये एक समस्या है जिसके बारे में हमें बात करना चाहिए. लाइकवाइज जो है, जो हिंदू समुदाय है भारत में, वो तो अरे ईरान के लिए क्या नहीं कहेगा, प्रियंका चोपड़ा को ले लीजिए, क्या बढ़िया कह रही हैं. लेकिन भारत में कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से प्यार करे, उस पर जो हमला होगा, तो वो जो मोरालिटी पुलिस के ग्रुप्स हैं which terrorize Hindu women who fall in love with Muslim men, they terrorize Muslim men claiming that they are love jihadis. Priyanka Chopra won't open her mouth on that. She's completely silent on that. So I think that this kind of the fragmentation and compartmentalization of issues is a big question for us, and it is a big ये सबसे बड़ा एक तरह से रास्ते में रोड़ा है
मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़े महिला आंदोलन, एक बड़े नारीवादी आंदोलन के होने में। उसी तरह से ये देखिए कि मोदी सरकार जब मुस्लिम समुदाय को पूरे महिला सवाल के केंद्र में रखती है, जैसे मुस्लिम समुदाय ही सबसे भयानक महिला विरोधी हो, वो किन चीजों को खुद जो है करती है। तो मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार, मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार करने के लिए आपको जेल से जल्दी छुट्टी दिलवाना, मुस्लिम महिलाएं जो जर्नलिस्ट हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनके खिलाफ जो मैं उन नामों को कभी लेना अवॉइड करती हूँ, लेकिन वो जो एप्स हैं उनके जरिए उनका सेक्सुअलाइज टारगेटिंग जो है, ऑनलाइन टारगेटिंग ये करना, और ये इसमें मुस्लिम पुरुष जो है उनको एक तरह से एक सेक्सुअल डेंजर के रूप में प्रोजेक्ट करके उनको भी क्रिमिनलाइज करना, उनको भी जेलों में डालना, उनके अगर किसी हमेशा बलात्कार के सवाल पे, यौन हिंसा के सवाल को जबरदस्त कम्युनलाइज करना, जिसमें ये तलाश करके ऐसे तमाम केस जिसमें कोई मुस्लिम पुरुष अक्यूज्ड है, उस मामले में उसको वो लव जिहाद और क्या क्या कह करके उसमें मुस्लिम पुरुष जिस घर में रहते हैं उन घरों को बुलडोजर से ढाना, ये सारी चीजें ये करते हैं। ये भी उनका तो इन अ सेंस ये भयानक एक एंटी फेमिनिस्ट काम कर रहे हैं, एंटी विमेन काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो एंटी मुस्लिम विमेन जो काम कर रहे हैं उसको लेकर के मैं यही सोचती हूँ कि ये जो सॉलिडारिटी है जिसमें महसा अमीनी, दरअसल उसका नाम महसा नहीं जीना है, लेकिन उसको महसा रखना पड़ता है क्योंकि वहां पर कुछ खास नाम कुर्दी समुदाय के लोग जो है वो रख नहीं सकते हैं, लेकिन जीना उसका नाम जीना कह करके उसके पक्ष में इतनी सारी महिलाएं जो कुर्दी नहीं है वो उतर रही हैं सड़कों पर, जो अलग अलग समुदाय के हैं, और वो इस बात को खुल के कह रहे हैं ईरान में कि हमको इस तरह से बांटा गया, हमको बताया, झूठ बताए गए कुर्दी लोगों के बारे में, तुर्की लोगों के बारे में, तेहरान के लोगों के बारे में, अलग अलग जगह के लोगों के बारे में अलग अलग चीजें बताई गई। उसमें इनका जो फुटबॉल स्टार है अली करीमी, उन्होंने भी ये कहा पब्लिकली ट्वीट में, और महिलाएं भी इस तरह के नारे लगा रही हैं सड़कों पर कि हमको ऐसा करके बांटा जा रहा है। तो ये जो हमें बांटा जा रहा है भारत में, इसका रियलाइजेशन बेहद जरूरी है। इसलिए नफरत के बारे में डायरेक्टली बात करना ये बेहद जरूरी है। महिला आंदोलन जरूर इसमें पहल लिया है। महिला आंदोलन में कभी भारत के महिला आंदोलन, उसमें महिला कार्यकर्ता ये सबसे आगे रहे हैं इस मामले में, नफरत के खिलाफ बोलने में, नफरत के खिलाफ काफी रिस्क लेकर के आंदोलन चलाने में, लोगों के बीच जाने में। लेकिन उनके अकेले करने से ये नहीं होगा, इसको सिर्फ महिला सवाल समझ करके ये नहीं होगा। तमाम जो बाकी आंदोलन है, नफरत देखिए जहां पर एक जनरल बात हो जाता है कि अच्छा दंगा नहीं होना चाहिए, वहां पे तो बहुत लोग आपको कहेंगे कि हाँ ठीक है, हिंसा ना हो, लिंचिंग ना हो। सवाल वहां पर हो जाता है कि अगर आप हिंदू हैं, अगर आप जाट हैं, अगर आप इवन यहाँ तक कि अगर आप दलित हैं और आपकी बेटी जो है उसका प्यार किसी मुस्लिम लड़के से हो जाएगा, तब आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? क्योंकि वो जो कमजोर नस है वहां पर टारगेटिंग करती है संघ परिवार, और उसके खिलाफ जो वैक्सीनेशन, इनॉक्यूलेशन करने की जरूरत है वो शायद हमारे आंदोलनों ने कम किया है, कमजोर किया है इसको। एक और चीज देखिए कि जो हिंदू महिलाएं हैं देश में, उनका जो भी नारीवादी एक अर्ज होगा कि हम पितृसत्ता के खिलाफ लड़ें, या हमको जो दबाया जाता है हमारा एक असर्शन हो, उस असर्शन को एक मुस्लिम विरोधी सांप्रदायिक हिंसा में चैनलाइज करने की संघ परिवार की और बीजेपी की एक कोशिश होती है, जिसमें वो दुर्गा वाहिनी जैसे ग्रुप्स में उनको जो है वो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देना, और फिर से यही कहना कि ये जो है ये आपके घरों में आपका पति पीटेगा आपको, तो उसके खिलाफ आपने नहीं बोलना है, वो तो आपको सजा भुगतना है वो, लेकिन मुस्लिम्स के खिलाफ, मुस्लिम पुरुष जो है उसके खिलाफ आपको तलवार उठाना है, ये आपका काम। लेकिन ठीक उसी समय अगर हम उन्नाव में देखें, कठुआ में देखें, हाथरस में देखें, अंकिता कांड जो अभी उत्तराखंड में हुआ है उसमें देखें, यौन उत्पीड़न वाला कांड जिसमें प्रिया रमणी के खिलाफ डेफेमेशन का केस किया बीजेपी के नेता एमजे अकबर ने, और इस तरह के ढेर एक लंबी फहरिस्त है, लॉन्ग लिस्ट ऑफ केसेस इन विच बीजेपी हैज एक्टिवली एंड इट्स सपोर्टर्स हैव एक्टिवली डिफेंडेड people accused of rape, accused of communal rape, accused of caste-based rape,
accused of violence against the rape victim and her family. All these cases, not just, of course, that includes the Muzaffarnagar rapes of 2013, which, of course, Modi and Shah themselves used to get to power in 2014. So all these things, our talking about these things, हमारा इन चीजों के बारे में, इन चीजों को कॉन्वर्सेशन के सेंटर में लाना, जाति के आधार पे जो महिला उत्पीड़न है, ये जाति तोड़ने के लिए महिलाओं की आजादी कितनी जरूरी है, महिलाओं की आजादी के बारे में बात किए बिना आप जाति तोड़ने का काम, सांप्रदायिकता से लड़ने का काम नहीं कर सकते। इस चीज के बारे में ज्यादा एक एक्नॉलेजमेंट और अवेयरनेस की जरूरत है, मुझे लगता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि एक थोड़ा महिला आंदोलन के जब जैसे ही हम आजादी के सवाल को उठाते हैं तो एक इस चीज में काफी फायदा मिलता है, जो अपने आप को चेंज के फोर्सेस के खिलाफ रखते हैं उनको फायदा मिलता है, क्योंकि वो आजादी को तुरंत जो है एक अजीब किस्म के एक बहुत परवर्स तरीके से उसे डिफाइन करते हैं। मुझे याद है कि 2013 में भी जब आजादी के नारे हम लोग लगा रहे थे, जैसे आज ईरान में लग रहे हैं, और तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में भी मैंने लड़कियों को लगाते हुए सुना है आजादी का नारा, तो उसमें जो है वो यहाँ उठाने पर मेरे पास जो है वो माने लोग आकर के, यहाँ तक कि हमारे ही आंदोलनों से लोग पुरुष आकर के पूछे हैं कि ये कौन से वाली आजादी है, ये कहीं वो नंगा नाच वाली आजादी तो नहीं है। तो ये जो तुरंत एक्सप्रेशन है, लोगों को जो भय लगता है महिलाओं की आजादी से, उसको भी तोड़ने की जरूरत है। आखिरी बात मेरी ये है कि नफरत जो है वो हमारे जो आंदोलन है उनको हम एम्ब्रेस करें। शाहीन बाग का जबरदस्त आंदोलन, जिसमें सावित्री और फातिमा के साथ में एक संवैधानिक नैतिकता की बात के बारे में बातचीत के लिए एक जबरदस्त जगह बना, वो हमारे समय का सबसे बढ़िया जो है जन आंदोलन, सबसे ताकतवर जन आंदोलन, उसके इंसाइट्स को हम कैसे इस्तेमाल करें। पिंजरा तोड़, आई विल गो आउट, वाई लॉइटर जैसे जो आंदोलन थे, उनको पिंजरा तोड़ को जिस तरह से क्रिमिनलाइज और दबाने की कोशिश सरकार ने डायरेक्टली उसको एनिमी मान के किया, लेकिन उस आंदोलन ने विमेन्स ऑटोनॉमी का एक बड़ा ये दिखाया। जेलों में जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो हमारे आंदोलनकारी हैं, तमाम भीमा कोरेगांव केस हो, चाहे दिल्ली दंगों वाला केस हो, इन सभी चीजों के बारे में कैसे हम सोचें, कैसे हम इसको उठाएं। मेरे ख्याल से इसके लिए बहुत जगह है, और मैं यही कह करके अपनी बात समाप्त करूंगी कि जरूर मुझे लगता है कि जो जन जिंदगी आजादी वाला नारा, इतना सुंदर नारा ईरान में लग रहा है, यानी महिला और जिंदगी और आजादी का सवाल, तो women, life, freedom, that slogan of Iran, I believe that it will resonate on our streets as well, and women will certainly lead this kind of movement in India one day as well, against what Dr. Ambedkar called the biggest calamity that could ever hit India, that is Hindu Raj. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट कविता। और सदफ न सिर्फ मेरे शहर लखनऊ से चुनाव लड़ी कांग्रेस की नेता हैं, बल्कि सदफ के पोस्टर्स जब मैं अपने शहर गई लखनऊ में, तब मैंने देखा कि किस तरह से योगी सरकार इतनी खौफजदा थी सदफ से, और सदफ सरीखे लोगों से, सदफ जैसे जो अनगिनत लोग थे कि उनके चेहरे उन्होंने पोस्टर्स पे लगा रखे थे, जैसे होता है ना मोस्ट वांटेड, उस तरह के जो तस्वीर भारतीय लोकतंत्र ने देखी है उससे मुकाबला करने वाली सदफ है। और जिस तरह से पूरे देश भर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो आवाज उठी, एनआरसी के खिलाफ आवाज उठी, लोकतंत्र पे हमले के खिलाफ जो आवाज उठी, उसमें सदफ समूह में तो थी ही, भीड़ में तो थी ही, नारे तो लगी रहे थे, लेकिन जो विक्टिमाइजेशन था वो इंडिविजुअल लेवल पर भी था। व्यक्तिगत तौर पे सबको चुन चुन कर अलग करने की साजिश सरकारों ने की थी, और इस साजिश को किस तरह से मुकाबला दिया, किस तरह से लड़ी। मैं चाहूंगी सदफ कि जब हम बात कर रहे हैं आज नफरत के खिलाफ प्रेम की, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस समय एक भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है जो अपने तीसरे राज्य में पहुंची हुई है, तो ये जो पूरी जर्नी है, आपकी अपनी जर्नी है, मोस्ट वांटेड से होकर
गुजरना, बुलडोजर वाली सरकार को देखना, ये सारे जो अनुभव हैं, ये कैसे आप देख रही हैं? आंदोलन आगे कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहां तक सीए, एक तो पहली बात बहुत शुक्रिया अनहद का और मुझे यहाँ बुलाने का, और उन तमाम लोगों को, मेधा ताई जैसे लोगों के बीच में मुझे मेरा शुमार करने का, जिनको आइडलाइज किया है, जिनके जैसा बनने की बहुत कोशिश करी है कि काश मैं भी उन लोगों के बीच में उस प्लेटफॉर्म पे आ सकूं। तो आज मेरे लिए एक बहुत मामूली से सिटीजन के लिए बहुत बड़ी बात है। तो शबनम का और मैं तमाम अनहद का सबका बहुत शुक्रिया करती हूँ। दूसरी बात यह है कि देखिए, सीए का जहां तक सवाल था, सीए एक बहुत मोटा सा एक स्मोक स्क्रीन था, एक धुएं का बादल था जो खड़ा किया गया था बीजेपी की उसमें, और ये रह रहे कि जो है इस जिनको जो है वो बॉटल से निकाला जाएगा जब जब चुनाव आएगा, क्योंकि उन्हें देखिए कुछ करना नहीं है। वो हमें ना डिटेंशन सेंटर में भेज के हमें खिला सकते हैं, और ना वो ये कर सकते हैं कि हमें डिफ्रेंचाइज करने की कोशिश करें। लेकिन एक बहुत बड़ा खूबसूरत बात यह है कि भाषा है, अंजलि हैं और तमाम ऐसे लोग हैं, मेधा ताई हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जो सामने आके खड़े हो जाएंगे उस स्मोक स्क्रीन को हटाने के लिए, जब ऊपर इस तरह के हमले एक कम्युनिटी के ऊपर होंगे। लेकिन ये बेसिकली ये उन्माद क्रिएट इसलिए किया गया था, ये पूरा तमाशा इसलिए खड़ा किया गया था कि ये बताया जा सके कि देखिए रोटी है, लेकिन वो रोटी चंद मुसलमानों के हाथ में है जो पाकिस्तान नहीं गए सही वक्त पे, और इसलिए वो रोटी उनके कब्जे में है। जब वो डिटेंशन सेंटर चले जाएंगे तो वो रोटी आपको मिल जाएगी। बताने की ये जरूरत है दलित समाज को, शोषित समाज को, बेरोजगार युवाओं को कि वो रोटी गिरवी रखी हुई है कॉरपोरेट के हाथों में, वो किसी के पास नहीं है। जितना वो परेशान है उतना ही इस देश का अल्पसंख्यक भी परेशान है। दूसरी बात ये थी कि जिस तरीके से सीए आंदोलन को हिंदू बनाम मुसलमान किया गया, बल्कि एक्चुअली हम लोग जब सड़कों पे उतरे थे तो कहीं पर भी ये बात नहीं थी कि मुसलमानों के हकों की हनन होने जा रहा है। हम लोग आगाज थे इस बात को लेकर कि इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करके आपने इंसान की, एक सिटीजन ऑफ द कंट्री की, तो बेसिकली ये है कि ये पूरा तमाशा ही ये इसलिए था कि कॉर्पोरेटाइजेशन करना है, हर चीज को बेच देना है, हर चीज प्राइवेट हाथों में देकर आपको जो है रिजर्वेशन खत्म कर देना है। और जब इसका रेजिस्टेंस आने लगे तो ये कहना कि भाई आपकी चीजें तो उनके पास है जो बांग्लादेश से आए हैं या पार्टीशन के वक्त जो पाकिस्तान नहीं गए, तो वो मुसलमानों को डीमोनाइज तो कर रहे थे। जैसे कि अभी बहुत खूबसूरत बात कृष्णा जी इन्होंने कही, कविता ने, कि भाई शोषण तो हिंदू औरतों का भी हो रहा है, हक तो उनके भी मारे जा रहे हैं, डाउरी डेथ आज भी हो रही है, आज भी मैरिटल रेप को जस्टिफाई किया जा रहा है। लेकिन उनसे ये कहा जाता है कि लेकिन देखो मुसलमान औरतों का हम जो है हम उनके रहबर हैं और तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तुम्हारा डीमन घर में नहीं बैठा है, तुम्हारा डीमन जो है वो बाहर बैठा हुआ है। मुसलमान आदमी मर्द जो है लव जिहाद के नाम पे तुम्हारा शोषण कर सकता है। ये अलग बात है, घर में मर्द प्रॉपर्टी राइट ना देकर उनका शोषण करते रहते हैं लगातार। तो उसी तरीके से दलित समाज को, शोषित समाज को, बेरोजगार युवाओं को लगातार, पहले वो ये कह रहे थे कि भाई रिजर्वेशन वाले सब ले जाते हैं नौकरी, इसलिए जनरल को नहीं मिलती है। उसी तरीके से उनको कहा जा रहा है कि मुसलमान ले जाते हैं, आपको नहीं मिलती है। तो और जहां तक बात आती है ब्रूटैलिटी की, तो देखिए किसान आंदोलन जब हुआ तो किसान आंदोलन से हर वक्त हर पल मेरा दिमाग उसको कंपेयर करता रहता था शाहीन बाग से, और खास करके घंटा घर आंदोलन से, जिसको मैंने ग्राउंड से लीड किया था काफी हद तक तमाम महिलाओं के साथ, मैं भी उनमें से एक थी। तो आप एक चीज जो बहुत क्लियर चीज जो नोटिस करती हैं वो ये है कि रिलक्टेंस ऑफ सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज टू जॉइन अस, यू नो, हम अछूते हो गए थे। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्होंने हमें अबैंडन कर दिया था। यहाँ तक कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई बच्ची अगर वहां आ भी गई तो कहा भूले से चली गई। तो पीपल वर वेरी अपोलोजेटिक टू पार्टिसिपेट विद अस। दूसरी बात है कि हमें एक इंटीग्रेटेड यूनिटी नहीं बना पाए, जैसे कि संयुक्त किसान मोर्चा में हमें नजर आई कि एक इंटीग्रेटेड हम अगर बना पाते यूनिटी,
और जिस तरीके से मुसलमानों को ऑलरेडी आतंकवादी, टेररिस्ट, पाकिस्तानी, इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना कितना भयानक होता है, जिस तरीके से वो बताया जा रहा था, वो बहुत दिलेर हिम्मती लोग थे जो आकर हमारे बीच में खड़े हुए थे। और शायद वही लोग हैं जो शायद बचाए हुए हैं इस उम्मीद को कि हिंदुस्तान जो है वो दोबारा हमारे बचपन का हिंदुस्तान हो सकेगा, जहां हम लोग घुटनियों के बल सेक्युलरिज्म की तरफ चल रहे थे। तब भी पूरी तरह सेक्युलर नहीं थे, मतलब लोग हमसे अक्सर कहते थे कि आप मुसलमान नहीं लगती हैं, लेकिन हम सुधर रहे थे, बेहतर हो रहे थे, वो जो चीजें थी वो खत्म हो रही थी, लेकिन इस सरकार ने इसको अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फायदों के लिए वहां ले जाके खड़ा कर दिया जहां हम शायद कभी भी नहीं थे, यहाँ तक कि पार्टीशन के वक्त भी नहीं थे। तो बात है कि और जो हमारे साथ होर्डिंग लगाई गई, जो हमारे साथ जुल्म किए गए, इट इज नॉट अ थिंग ऑफ पास्ट, इट इज नॉट समथिंग कि जो लगी और आंधियों में उड़ गई। जब ये सरकार दोबारा लौट के आई है तो जितने लोगों के ऊपर होर्डिंग है, जिनके नाम थे होर्डिंग में, उन तमाम लोगों को दोबारा से 3-3, 4-4, 5-5 नोटिस घर पे सर्व हो रहे हैं कि आप आइए और आप ट्राइब्यूनल में खड़े होइए, जहां पे एक बिल्कुल ही साधारण से लोग हैं, जो बिल्कुल सरकारी लोग हैं, जो हमें देख के कहते हैं दंगा करवाती हो, पत्थर चलवाती हो। तो हमारा डिमोनाइजेशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हमारा जो अनएम्प्लॉयबिलिटी जो हो गई है, जो संस्थाएं जिनका FCRA अब खत्म हो गया और काफी हद तक सरकार पे डिपेंडेंट है, वो संस्थाएं पहले हम लोगों की मदद कर दिया करती थी जब हम कोई आयोजन करते थे। आज वो संस्थाएं हमारे साथ दिखना नहीं चाहती हैं। कॉर्पोरेट हाउसेज, छोटे छोटे जो लोग थे जो हमारे छोटी हेल्प कर देते थे कार्यक्रमों में, वो हमारे आयोजकों के साथ खड़े होना, वो अब हमारे जैसे लोगों के साथ नहीं खड़े होना चाहते हैं। सरकारी जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, क्योंकि इतना वेंडेटा है कि वो हमारे बारे में लिखना तो दूर, वो पीछे से कभी कहीं पे भी, यहाँ तक एक व्हाट्सएप कॉल पे भी नहीं डरते हैं पूछते हुए कि तुम लोग जिंदा हो कि मर गए। तो ये जो हमें डिमोनाइज कर दिया गया, उत्तर प्रदेश में रहते हुए हम लोग हक की लड़ाई लड़ते हुए हमारे साथ जो नाइंसाफियां हुई, और लगातार वो नोटिसेस का सर्व किया जाना, लगातार ये कहना कि अभी आपने सुना होगा रिसेंटली कि एक जो प्रॉपर्टी का इन्होंने एक ऑर्डिनेंस लेकर आए थे, उस ऑर्डिनेंस पे हमने उसके खिलाफ, हमारे वकील ने एक एप्लीकेशन फाइल करी थी, ये कहते हुए कि ये इतना ज्यादा अनलॉफुल ऑर्डिनेंस है, जब हमारी होर्डिंग्स लगाई गई थी और प्रॉपर्टी को सीज करने की बात की गई थी। तो वो तारीख पे तारीख लेते रहे और अपनी तरफ से किसी को पेश नहीं किया, और अल्टीमेटली उन्होंने उसी के ऊपर एक संशोधन दोबारा विधानसभा में पास करके वो सारे लूपहोल्स प्लग इन कर दिए। So imagine the kind of vendetta, and that vendetta is not over yet. We are still fighting it. The thing is that कि it is so important कि हर जो मैं रियलाइज करती हूँ और जब मैं कंपेयर करती हूँ किसान मूवमेंट से और उन कानूनों के वापस होने से, ये हम करवा सकते थे क्योंकि हमने सड़कों पे आके सिट इन धरना के शाहीन बाग जननी थी एक तरह से देखा जाए तो। It was the basic idea which was later taken by other, this thing, and very beautifully they were able to, make these, make the government repeal these laws, withdraw these laws. तो ये हम कर सकते थे अगर हम साथ होते, संयुक्त होते और हर मसलों में एक दूसरे के साथ खड़े हों। तो आइंदा के लिए मैं बस यही कह सकती हूँ कि भाई हम कम से कम हर आंदोलन, वही है ना कि वो 3 मस्किटियर्स में था कि ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। तो सबका दुख, बेरोजगारों का, इसका उसका, परेशानी जिसका भी है, किसानों का, मजदूरों का, CRPF, मैं तो जेल में थी तो मैं अंदर जेल में CRPF की महिलाएं जिनको 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी, मैंने उनकी भी एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वो होम गार्ड जो महिलाएं थी, क्योंकि मुझे लगता था कि उनका भी हक है, और भले ही वो हमें दुनिया भर के हम पे ताने और हम पे जबर कर रही हैं जेल में, लेकिन कम से कम हम हर किसी जहां देखे आंदोलन की गुंजाइश है, वी विल हैव टू फाइट एंड रेज आवर वॉइस, तब शायद कुछ हो सकेगा। भारत जोड़ो यात्रा इस कड़ी में, मतलब बीइंग अ कांग्रेसी मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक उम्मीद इसलिए है because yesterday was such a beautiful day for me when I saw, Gauri Lankesh's family walking alongside Mr. Rahul Gandhi, because
हम सबके साथ खड़े हैं, हम चाहते हैं कि सब हमारे साथ आए। हम परफेक्ट नहीं हैं, हमारी रिजीम में बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन कम से कम ये ऐसी पार्टी तो है जो सुधरना चाहती है, सुधर सकती है। तो वी विल हैव टू कम टुगेदर अंडर सम प्लेस वेयर वी ऑल टेल कि व्हाट कंडीशंस अंडर व्हिच वी आर विलिंग टू वर्क टुगेदर, बट वी विल हैव टू गेट दिस गवर्नमेंट आउट ऑफ पावर टू स्टार्ट, यू नो, कुछ भी शुरू करने से पहले तो इनका जाना जरूरी है। हिंदुस्तान को सुधारने से पहले अंग्रेजों का जाना जरूरी था जी। तो इस वक्त नरेंद्र मोदी और उसकी नफरत की राजनीति को पहले निकालना, जिसको हमें डिटॉक्स करने में बरसों अब लग जाएंगे, पता नहीं कितनी डिकेड्स लगेंगी उन लोगों के दिमाग से जिन्होंने घंटियां बजाई हैं और दिए जलाए हैं, उनके दिमाग को डिटॉक्स करने में, जो आज भी हमें अपने यहाँ नहीं आयोजनों में बुलाते हैं क्योंकि हम दंगाई हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसको जाना जरूरी है किसी नई पहल को शुरुआत करने के लिए। सारे हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स गिराने पड़ेंगे टू स्टार्ट बिल्डिंग अगेन। तो बस इतना ही कहूंगी, और उम्मीद नहीं छोड़ सकते हैं, हिम्मत नहीं छोड़ सकते हैं। ये वक्त इतना मुश्किल है कि घर भी नहीं बैठ सकते हैं, और जुल्म की अब हमें आदत डाल लेनी चाहिए कि वो जुल्म करेंगे, और हिम्मत हमारे अंदर, हम सबके अंदर है, और मुझे लगता है कि वी कैन फाइट देम बैक टुगेदर यूनाइटेडली। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया सदर। बात सही है, राइटली सेड कि we can't lose hope, we have to live with hope, and we have hope definitely, because this country belongs to us. ये देश हमारा है, ये वतन हमारा है, और जो नफरती एजेंडे वाले लोग हैं वो पहले से ही दो राष्ट्र वाले थे। तो देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो कॉन्स्टिट्यूशन की अभी तक की जर्नी है, डेफिनेटली इट प्रूव्स दैट solidarity is needed. Solidarity is the need of the hour, that how we can join hand together. Those from who are in different blocks, about Sadaf was talking, that we have to break the blocks, we have to come stand together. She made a right reference, because whatever difference of opinion, political differences we are having, many of us still are having with the Congress, but the images of the Bharat Jodo Yatra, the different images of Bharat Jodo Yatra are not just about the Congress, it's about the country, how the country is. हम लोग प्रेम मोहब्बत वाले हैं, और मुझे लगता है कि और इसमें मशाल औरतों के पास है। मुझे तो ये भी बड़ा अच्छा लगता है देख के, और तमाम आंदोलनों में जितने आंदोलन के चेहरे आज हमारे पास आए, all the movements who were represented in the panel discussion today, we all have noticed that how we have given a very calculative, politically correct reply to the hatred of highest of its kind. Sadaf was mentioning about Shaheen Bagh, the Shaheen Bagh movement. I just, my book is out on the Shaheen Bagh, and while writing my book, I was just going through all the video interviews which I have taken. And I was just thinking, it was such a thrilling experience for me to hear them, all those nannies and dadis and all the young Muslim women who were such a calculative political reply when they say कि हम तो उसको भी घर बुला लेंगे, मोदी जी की मेहरबानी है कि उन्होंने हमें घर से बाहर निकाला, मोदी जी की वजह से हम सड़क पर बैठे हैं, इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, नहीं तो हमें अपनी ताकत का ही नहीं पता था. So this is the resilience, and I think the same resilience we feel, we see in Iran. When Kavita was mentioning, I was just thinking, दुनिया में nobody could have ever thought that these hairs can be symbol of protest. Have you ever thought? But this is the people resistance, which is so creative, be it Shaheen Bagh, be it Kisan Andolan, be it Bharat Jodo Yatra, the people who are participating, that we all know how we have to keep our culture, our resistance alive. We have seen the same kind of resilience, same kind of songs in Narmada Bachao Andolan, different kind of books, different kind of literature. We have seen
from the Rajasthan. So this is the people's power, which is giving very powerful reply to the hatred. The only thing where Sadaf stops, that we all want this country to be alive and vibrant, and for that, the hate mongers have to be put in dustbin. Definitely, they should go in dustbin. I think we all stand together, at least in this. We don't want these hate mongers to rule us, to destroy my country. And now I will request again, we'll go back for a new song. I think she's still here. Manu is here. Yeah, she's there. Yeah. So मनु, आपका एक और गाना हो जाए ताकि हमें आगे बढ़ने की जो सांस्कृतिक धार है, इतनी बातें हमने सुनी, इतने मुद्दे हमारे बीच आए, अब आपकी सुरीली आवाज से हम आगे का रास्ता देखते हैं. जी. So on popular demand and on Shabnam ji's suggestion, I'm reciting this again, a nazm of Faiz Ahmed Faiz साहब, जो absolutely apt है इस मौके के लिए, जिसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं आज, और जो आज चल रहा है हमारी कंट्री में, जिसके बारे में हम आज डिस्कशन भी कर रहे हैं. तो ये काफी पॉपुलर हुई थी नज्म कुछ 2 साल या यस आई थिंक इन 2019, और मैं वही आज रिसाइट कर रही हूँ. हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है. हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे. जब जुल्मो सितम के कोहे गरा, जब जुल्मो सितम के कोहे गरा, रूही की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले. जब धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हिकम के सरों पर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे. जब अर्ज़े खुदा के काबे से, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बैठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है
कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का। जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी, बस नाम रहेगा अल्लाह का। जो गायब भी है हाजिर भी, जो नाजिर भी है मंजर भी, उठेगा नल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्के खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, हम देखेंगे, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे। थैंक यू। बहुत 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 शुक्रिया। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर हम देखेंगे, we will see that day when hate is out, when hate is out, when we all are happy Indian citizens living in our beloved country. Yeah, we will not accept defeat. We will fight. We'll take back our country. We'll restore our constitution. We have full faith in us and in everyone. So thanks a lot. बहुत बहुत शुक्रिया। और